हेलो दोस्तों, हिंदी टीजीटी वाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। और शुरुआत करने से पहले यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ मिले तो आप सब्सक्राइब करके अपने कुछ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। साहित्य इतिहास लेखन में 5 पद्धतियाँ हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि साहित्य इतिहास लेखन में कितनी पद्धतियाँ होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 5 पद्धतियाँ हैं। पहला क्या है वर्णानुक्रमी, दूसरा क्या है कालानुक्रमी, तीसरा वैज्ञानिक, और चौथा है विधेयवादी, और उसके बाद 5वां है समाजशास्त्री। तो इन पांचों पद्धतियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं वर्णानुक्रमी। पहला नंबर पे वर्णानुक्रमी पद्धति है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से कवियों और उनकी रचनाओं को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से प्रस्तुत करना। तो इसमें कौन से ग्रंथ आते हैं और किसने इस पद्धति का प्रयोग किया आपको बता दें। हिंदी साहित्य, देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया। तो वर्णानुक्रमी में क्या होता है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार कवियों और उनकी रचनाओं को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से प्रस्तुत करना, यही होता है वर्णानुक्रमी पद्धति। तो चलिए दूसरी पद्धति जो है हमारी उसको जान लेते हैं, कालानुक्रमी। कालानुक्रमी पद्धति जो दूसरे नंबर पे है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। दूसरी पद्धति को स्टार्ट करते हैं। कालानुक्रमी, इसका तात्पर्य है काल के अनुक्रम पर चलना। इसमें ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर, तो देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर कवियों और उनकी रचनाओं का वर्णन किया जाता है। तो वर्णानुक्रमी में वर्णमाला के क्रम के अनुसार था, और यहाँ पे कालानुक्रमी क्या है, तिथि क्रम के आधार पर, ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर इसको लिखते हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य में जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इस पद्धति का प्रयोग किया। तो ये हो गई हमारी दूसरी पद्धति। अब चलते हैं तीसरी पद्धति की ओर, जो है वैज्ञानिक पद्धति। यह शोध पर आधारित प्रणाली है। इसमें शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इतिहासकार निरपेक्ष बने रहने का प्रयत्न करता है। इस पद्धति का प्रयोग रमाशंकर शुक्ल रसाल और गणपत चंद गुप्त ने किया। तो आप लोग देख सकते हैं ये वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, यह शोध पर आधारित प्रणाली है। तो यहाँ पे हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं मुख्य मुख्य तथ्यों को। शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इतिहासकार जो होता है वो क्या रहता है, निरपेक्ष बना रहता है। इस पद्धति का प्रयोग रमाशंकर शुक्ल और गणपत चंद्र गुप्त ने किया। तो चलिए चलते हैं अगली पद्धति की ओर, जो है चौथे नंबर पे विधेयवादी पद्धति, और ये सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है। चलिए चौथी नंबर की जो पद्धति है हमारी विधेयवादी, इतिहास लेखन में जो चौथे नंबर पे आती है विधेयवादी, और यही सर्वोत्तम पद्धति है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस प्रणाली में असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसके जनक टेन या टाय हैं। ये इंग्लिश में टेन है और हिंदी में टाय। इन्होंने, अब देखिए यहाँ पे सबसे मुख्य पॉइंट है, इन्होंने वातावरण, क्षण, जाति, इन 3 शब्दों को सूत्रबद्ध करके इतिहास लेखन को प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन विश्लेषण आवश्यक है। तो फिर से देखिए, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन विश्लेषण आवश्यक है। तो आइए चलते देखते हैं इसको किसने लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए अभी तक विधेयवादी पद्धति में केवल और केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है, जो सबसे बड़े आलोचक हैं, और इनकी जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी पद्धति पर लिखा। तो शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया और अपना इतिहास ग्रंथ
हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा। यदि क्वेश्चन आ जाए विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ तो आप लोग तुरंत टिक करिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चलिए सबसे लास्ट वाली पद्धति जो है उसको हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं। समाजशास्त्री पद्धति, यह मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित पद्धति है। इसमें शोषक और शोषित के बीच का संघर्ष दिखाया जाता है, जो कि मार्क्सवाद का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, शोषक और शोषित वर्ग। बस उसी के अकॉर्डिंग ये है। द्वंद्वात्मक प्रणाली एक तरह से समाज और व्यक्ति के असंगतियों एवं अंतर्विरोधों को पहचानने का प्रयत्न करती है। उसके अनुसार ये अंतर्विरोध साहित्य में भी विद्यमान है। तो जो शोषक और शोषित के बीच अंतर्विरोध है वही साहित्य में भी अंतर्विरोध विद्यमान है। और इसी को ध्यान में रख के जो लिखते हैं तो देखिए इसमें कौन कौन आते हैं। रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान ने इसी प्रणाली पर अपना इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा 5 पद्धतियाँ इतिहास लेखन की। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे काल विभाजन और नामकरण की। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए एकदम सरल तरीके से। और साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ बस ये 5 पद्धतियाँ जो आज हमने आपको पढ़ाया है इसे आप लोग बार बार रिपीट कर लीजिएगा। और यदि अच्छा लगे कंटेंट तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्टिव कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब